29वां पारा है, उसकी सूरह मुल्क है, बारिकल्लाज़ी। जो दूसरी आयत है वो मेरी समहाउ बड़ी इंस्पिरेशन रही है, और वो इंस्पिरेशन मुझे मेरे बाप ने दी थी, अल्लाह ने देना सीखी। वो आयत ये है कि अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह कह रहा है कि मैंने ज़िंदगी और मौत की तख्लीक इसलिए की कि तुम में से एहसन अमल कौन करता है। दिस इज लाइफ फॉर मी एटलीस्ट। हम जिस दौर में रह रहे हैं हमें देखना है, मैक्रो लेवल से शुरू करेंगे थोड़ा सा। आई विल टेक जस्ट 15 मिनट्स, कम बैक टू दिस आयत एंड कम बैक टू व्हाट वी नीड टू डू एंड कम बैक टू आवर प्रोफेशनल लाइफ्स, हाउ आई सी थिंग्स, हाउ अदर पीपल सी थिंग्स, एंड हाउ should one get to a common ground to, you know, look at life as a straight path, or is it a zigzag, या ये कुछ और है। तो इस चीज़ को जब आप देखें आज के तनाज़र में, जो हालात हैं हमारे, जो एक हमारा कॉमन ग्राउंड है, जो एक मायूसी की थोड़ी सी फ़ज़ा है, उसमें फैज़ साहब का एक दो शेर मैं आपको सुनाऊंगा, मैंने अपने फेसबुक पे भी लगाए थे। वो कहते हैं कि जी तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़ वतन, जो तेरे आरज़ बेरंग को गुलनार करे, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू तेरे सहराओं को गुलनार करे। फिर वो कहते हैं एक और उनकी है कि निसार में तेरी गलियों के वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले नज़र बचा के चले, अहले दिल के लिए अब यही नस्ल बस तो कुशाद शॉर्ट करता हूँ इसको। कहते हैं बहुत है जुल्म के दस्ते बहाना जू के लिए, चंद अहले जुनू तेरे नाम लेवा, चंद अहले जुनू तेरे नाम लेवा है। जिस तरह हम लोग कॉमन पीपल, हेटलेस फूल्स, चंद अहले जुनू तेरे नाम लेवा है, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी, उनसे किसे वकील करे, किससे मुझसे पूछा है। बट इसमें पॉजिटिविटी का एक एंगल फैज निकालते हुए वो कहते हैं कि यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से कल, न उनकी रीत नहीं है न अपनी रस्म नहीं है। और फिर हज़रत इब्राहीम का एक किस्सा सुनाते हैं कि यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं। तो इस फ्रैक्चर्ड सोसाइटी में, इस मायूसी के दौर में भी आई सी दिस कंट्री रियली एक्सेलिंग इंशाल्लाह। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, हम अभी वहाँ पे बैठ के भी एक बात कर रहे थे कि जो रेजिलियंस हमने एज अ कॉम, चाहे वो सपूते ढाका हो, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो ज़लज़ले हों, माशाल्लाह नेचुरल कैटास्ट्रोफीज भी जो आई हैं यहाँ पे, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो ऐसा रहा है कि यूरोप को पूरा एक एक मुल्क निकल जाता है। बट वी हैव बीन समहाउ रेजिलिएंट, या रेजिलिएंट है या कि हम ये सब कुछ सेंस है कि ये सब कुछ देख के बेहस हो जाते हैं। लेकिन इस सब के अंदर एक उम्मीद है, उम्मीद ये है कि इस मुल्क में आज भी कोई भूखा नहीं है, इस मुल्क में आज भी वो हालात नहीं है जो इंडिया में है, जो अफगानिस्तान में है, जो अफ्रीका में है, या जो और कुछ ममालिक में है। आज भी मैं आपके साथ चंद फैक्ट्स बताऊंगा, जो भाई ने भी बताया था कि अगर आप पाकिस्तान की जीडीपी को देखें तो 300 अरब डॉलर का मुल्क है, दिस इज अबाउट $290 बिलियन। वी आर द 40th or 42nd largest economy in the world still. We produce 4th largest sums of wheat, rice, maize, sugar cane, चौथे पांचवें नंबर पे। दूध और लाइव स्टॉक में भी हम चौथे पांचवें नंबर पे। सो दिस इज व्हाट वी आर विद ऑल दिस इनफॉर्मल सेक्टर, विद ऑल दीज इनएफिशिएंसीज, विद ऑल दिस करप्शन, दिस इज व्हाट वी आर एज वी स्पीक। ठीक है, जहां हम कहते हैं कि हमारी पर कैपिटा इनकम बड़ी कम है, हमारी पर कैपिटा यील्ड ऑन क्रॉप्स बड़ी कम है, बट फिर भी हम दुनिया की चौथी ज़्यादा या पांचवें नंबर पे कॉटन और राइस और मेज और शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर इसी के अंदर एफिशिएंसी आ जाए तो क्या होगा? जीडीपी होती है कि साइज आपका। विद ऑल दीज क्रेडेंशियल्स योर एग्रीकल्चर इज ओनली कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 23 to 24%. Your industry is contributing about 12 to 13%. Rest is all services sector, and services sector, by the way, the latest figures say there is about 58% contribution. ये किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ऐसा नहीं है कि सर्विसेज सेक्टर की इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन हो। ये यूरोप में होता है, जिनकी इकोनॉमीज जो है वो सर्विसेज पे चलती है। रेस्ट इज अदर सेक्टर्स। और चंद फैक्ट्स आपको बताता हूँ। हमारी पॉपुलेशन जो है इस वक्त
20 करोड़ 21 करोड़ है, अभी सेंसस हो जाएगा, हमें कहते हैं कि जी वी हैव अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, देयर इज अ यूथ बल्ज। आज से लेके अगले 3 साल में तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख लड़का और लड़की जॉब मार्केट में आएगा। व्हाट विल वी डू? If we work on number of days, every day we need to produce 13 to 15,000 new jobs. Can we do that? No. So, एक तरफ बड़ा अच्छा नजर आता है, दूसरी तरफ हमें ये चीजें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नजर आती है। आपस में हम देखते हैं, एक किताब मैंने पढ़ी, नौशाद को मैंने रेकमेंड किया, उसके बाद को भी शायद, उसका नाम है पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री। You guys get a chance to read that. बड़ी जबरदस्त है, उसका नाम है एनातोल लेविन की है। उसने कहा जी ये सारे प्रॉब्लम्स तो हैं पाकिस्तान के, सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो मसला है शुरू से लेके अब तक वो ये है कि ये इट्स अ किनशिप स्टेट। यहाँ पे जात बरादरी जो है वो हर चीज से ऊपर, चट्ठा है, दौलताना है, चीमा है, चौधरी है, वो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वो पंजाबी है, उसके बाद वो सिंधी है, उसके बाद वो पठान है, उसके बाद वो पाकिस्तानी है या शायद मुस्लिम है। कंफ्यूजन है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, अब ये कहानी में खत्म करूंगा, आई विल गेट बैक टू द पॉइंट, कि हम जात बरादरी किनशिप को परवान चढ़ाते रहे, उसी के अंदर रहे कि इलेक्शन होगा चीमा बरादरी से या दौलताना बरादरी से या जतोई बरादरी से, जतोई ही जीतेगा, चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे वो मुस्लिम लीग का हो, चाहे वो एएनपी का हो, चाहे किसी सिंधी पार्टी को या पीपल्स पार्टी। उसकी वजह है कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस हमारे नहीं चल रहे। जब स्टेट इंस्टीट्यूशन नहीं चल रहे तो पुलिस से बचने के लिए, रेवेन्यू से बचने के लिए, नहर का पानी लेने के लिए, अस्पताल में दाखिले के लिए, सरकारी नौकरी लेने के लिए आपको बरादरी की सपोर्ट चाहिए, बल्कि दूसरी साथ वाली बरादरी से बचने के लिए। तो हो ये रहा है कि इस बरादरी के अंदर रह के जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है उनको हम करप्ट करते हैं, उनको ऊपर नहीं आने देते, और इन चीजों के साथ हम इस पे हमारे बट साइमल्टेनियसली दो स्टेट इंस्टीट्यूशंस जहाँ के मेरिटोक्रेसी है या जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है, जो कि ओपन मार्केट फोर्सेस के साथ चले। सबसे बड़ी एग्जाम्पल लोग क्रिटिसिज्म में भी कहते हैं, सबसे बड़ी किनशिप पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी है। किनशिप इज लाइक अ फैमिली, ठीक है। व्हाट डिफरेंशिएट्स पाकिस्तान आर्मी किनशिप फ्रॉम अ चट्ठा बरादरी और चीमा बरादरी और पंजाब बरादरी और बलूचिस्तान सरदारी सिस्टम इज कि वहाँ पे मेरिटोक्रेसी है, वहाँ पे सिस्टम्स हैं जो कि चलते हैं, इंडिविजुअल्स मैटर नहीं करते। इसी तरह आप बैंकिंग इंडस्ट्री को देखते हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर को देखते हैं, टेलीकॉम को देखते हैं, तो ये इंस्टीट्यूशंस क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई तो इसमें मेरिटोक्रेसी आई, इसमें टैलेंट आया, उसमें ये था कि यार जो काम करेगा, जो मेहनत करेगा, जो अपनी स्किल्स बढ़ाएगा, जो मोर इनोवेटिव होगा वो आगे जाएगा, ठीक है। उस पर भी सिफारिश होती है लेकिन कम चलती। इसी तरीके का बैंकिंग सेक्टर। तो ये सारी कहानी सुनाने का मकसद ये था कि ये सारी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है पाकिस्तान। व्हाट इज द अपसाइड? ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट सीपैक। पाकिस्तान 2 लाख हुआ, इन सारे क्राइसिस से हम निकले। आज हम हमेशा आप सुनते आए होंगे कि जी सबसे मुश्किल टाइम इस मुल्क पे अभी आया, इस वक्त ज़रूरत है कि अवाम कुर्बानी दे। आज भी वही सख्त मुल्क हालात है, लेकिन पहले जिस तरह हमने सर्वाइव किया, ये सीपैक हमारे लिए गेम चेंज है। आप लोगों ने ये वर्ड भी सुना, ठीक है। दिस सीपैक इज नॉट कमिंग फॉर पाकिस्तान, दिस सीपैक इज कमिंग फॉर चाइनीज एक्सपेंशन। वन रोड वन क्या है, वन रोड वन पता नहीं क्या है, इस तरह का एक स्लोगन है, जिसका सबसे पहला सिलसिला ये है कि वो चाइना को कनेक्ट कर रहे हैं 1600 किलोमीटर पाकिस्तान की। उसके फर्स्ट फेज में हम हैं जहाँ पे हम लिंकेजेस बना रहे हैं, फिर गवादर पोर्ट बनेगा, एनर्जी की होगी, फिर यहाँ से रेलवे बनेगा। You guys will be surprised. I just told you that we have an economy size of about 300 billion, less than that. It is expected by 2023. This is Chinese. They are doing it for themselves. The trade routed through Pakistan would be minimum $1 trillion. $1 trillion, which is almost more than 3 times of Pakistan. इंडस्ट्री लगेगी कैसी नहीं लगेगी, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री का क्या होगा, बट फॉर ह्यूमन रिसोर्स विच इज द बिगेस्ट एसेट ऑफ पाकिस्तान, दिस इज द अपॉर्चुनिटी दैट वी लुक एट। एंड सच इंस्टीट्यूट्स, हमारे अपनी ऑर्गेनाइजेशंस,
ہر چیز فلرش کرے گی. اور فلرش اس طرح نہیں ہوگی, بلون گروتھ ہوگی یہاں پہ. سو وہ لوگ جو کہ ٹھنڈ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ فلش آؤٹ ہو جائیں گے, بیکاز چائنا کے پاس بھی بہت بڑی ہیومن ریسورس ہے, بہت بڑی کیپیسٹی ہے. وہ سوئی سے لے کے ہوائی جہاز تک سب بناتے ہیں, ان کے پاس لوگ بھی بہت ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو ڈیم کا پروجیکٹ ملا ہے وہ وہاں پہ پتہ نہیں کتنے ہزار قیدی اٹھا کے لے آئے ہیں, ان سے وہ کنسٹرکشن کریں. سو فار آل آف اس انڈیویژلی ایز انسٹیٹیوشنز اینڈ ایز اے نیشن دس از ہیوج اپرچونیٹی ان دا نیکسٹ 3 to 5 years کہ ہم اپنی اسکلس کس طرح ڈیولپ کرتے ہیں, ہم کس طرح اپنے کو ایک پار لاتے ہیں. ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں یا اسکل لیبر نیچے یا یہاں پہ انجینئرز, ڈاکٹرز اور پی ایچ ڈیز اور ٹاپ بینکرز ہیں, درمیان میں کچھ نہیں. ٹھیک ہے, درمیان کے جو لوگ ہیں وہ ڈپلومے کر کے شیخوں کی خدمت کرتے ہیں یا یورپ میں جا کے مزدوریاں کرتے ہیں, وچ از یو نو ٹرین آپریٹرز, موبائل کے ٹیکنیشینس, سو مینی جابس. تو آپ لوگ تو خیر اس تھریش ہولڈ سے نکل چکے ہیں. تو دس از واٹ ہاؤ وی سی پاکستان. اور لیٹسٹ اگر آپ بلومبرگ یا جتنے بھی ریٹنگس پڑھیں گے, so it is expected by 2030 when CPEC will be completed, Pakistan should certainly become one of the top 15 or maybe top 20 economies of the world. یہ تو سینیریو ہو گیا. Coming back to what we are doing, banking industry I see has gone through long-term crisis, because if the economy is not performing, banks will not do well. So in a recession which was more than a decade, the banks have just been surviving. جو بینک سروائیو کرتا ہے ایکسپینشن نہیں کر سکتا, ایکسپینشن نہیں کر سکتا تو جاب کٹ کرتا ہے, جاب کٹ نہیں کرتا تو ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز کٹ کرتا ہے. تو میں نے تو وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جب بینکنگ میں اتنا بوم تھا کہ ایک آپ 50 ملین کا ایک لڑکے کے پاس پورٹ فولیو اچھا خاصا کا, اس کے پیچھے 6 بینک دوڑتے تھے اور مشروم گروتھ ہوئی بینکرس کی اور بینکس کی. میں بھی اسی کا ایک بینیفیشری ہوں. آئی سی دیٹ کمنگ ویری سون اگین ان دا نیکسٹ میبی 3 years. تو آپ لوگوں کو چاہیے آج کے دور میں یہ 2-3 سال میں ایک تو اسکل ڈیولپ کریں, پلس آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ ود منیمل مارجنس, ود شرنکنگ مارجنس, آج سے 3-4 سال 5 سال پہلے بینک 7 سے 8 6 سے 7% کے اسپریڈ پہ کام کرتے ہیں. اسپریڈ کا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے جی, ڈپازٹ کی جو آپ کی کاسٹ ہے پلس آپ کے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز اور جو آپ اس پہ لون دیتے ہیں, آج کل وہ اسپریڈ 2.5% کا ہو گیا. اب جب 2.5% کا اسپریڈ ہو گیا ہے تو آپ ڈپازٹ کو اگر ایسٹ میں لگا بھی رہے ہیں, لونس دے بھی رہے ہیں, تو آپ ہارڈلی اس میں سے کچھ کما رہے ہیں, پروفٹیبل نہیں ہوتا, آپ اپنے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز نہیں. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کیا اپرچونیٹیز ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم اور اپرچونیٹیز دیکھتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے دیٹ از دا NFI, نان فنڈیڈ انکم. نان فنڈیڈ انکم بڑی سمپل ہے, 3-4 طریقوں سے ہو سکتی ہے. ایک تو لوننگ سائڈ پہ کہ آپ امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس میں جائیں, کلیکشن کے بزنس میں جائیں, وہاں سے آپ کو ملتی ہے, یا آپ کو برانچز سے ملتی ہے. برانچز سے آپ کے پاس 3 یا 4 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی جو جنرل بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں اس پہ آپ بناتے ہیں, بٹ وہ جتنی ٹرانزیکشنز ہوں گی ایک سرٹن لمٹ تک آپ جائیں گے. پھر ہے آلٹرنیٹ ڈسٹریبیوشن چینلس, ATMs ہو گئے, انٹرنیٹ بینکنگ ہو گئے, موبائل بینکنگ ہو گئی, اور آواز کیا ہو سکتا ہے یہی ہے. پھر ایک نئی جو انوویشن آئی فار دا لاسٹ 5-6 years وہ تھی بینکا ایشورنس. ابھی بھی یو ول بی سرپرائزڈ کہ پاکستان کی آئی تھنک لیس دین 5% آف دا پاپولیشن از کورڈ بائی انشورنس, ویدر پرسنل انشورنس اور لائف انشورنس اور جنرل انشورنس. سو دیر از اے ہیوج اپرچونیٹی, اینڈ ایز دا بینکنگ ول گرو وی جنرلی سی وین دا اکانومسٹ ٹاک تھنک دیٹ انشورنس بزنس ان پاکستان اور انشورنس بزنس اور تکافل بزنس ان پاکستان ہیز اے ہیوج پوٹینشیل. سو آج اس کی ٹریننگ آپ کی ہوئی ہے تو دیٹ از ون آف دا کی ایریاز ویئر یو نیڈ ٹو ڈائیورسفائی یور اسکلز اینڈ ریئلی تھرائیو اپون. آپ کو I believe in intelligent hard work. For me, a person who works from 9 to 9 in the evening, he is a pretty fool. I have never done that. I don't believe in that. The maximum you should work is from 9 to 5, which is your official time. And do take a break. You work for your family. You work for your. سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اسی کے لیے کر رہے ہیں. وہ ایک وہ شاید آپ لوگوں نے سب نے نئی بخاری کا کلپ دیکھا ہے کسی نے, وہ دیکھنا ضرور ہے. کم کرنا ہے, کم پہلے دے بچی سمجھ رہے. اپنے کو ٹائم دیں, ایکسرسائز کریں, اور انٹیلیجنٹ ہارڈ ورک. انٹیلیجنٹ ہارڈ ورک ٹھیک ہے. کھوتے اور گھوڑے میں فرق ہوتا ہے. کھوتے نہیں چاہیے مجھے.
मेरी पहली दफ़ा आप लोगों से इंटरेक्शन करूँ, सॉरी मैं थोड़ा मेरा ब्लंट हो। अपने लिए भी इंटेलिजेंट बनो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इंटेलिजेंट। सुबह से लेके शाम तक लगे रहते हो, मेरी तरफ से यार 4 घंटे काम करो, लेकिन जो 4 घंटे काम मैं इसी तरह करता हूँ। मैं 4 से 5 घंटे मैंने ज़िंदगी में, मैं ग्रेड 2 अफसर आया था, आज तक मैं 4-5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करता। हाँ, बैठा रहता हूँ ज़रूर, वो भी आजकल ज़रा है, लेकिन ये कि 4 से 5 घंटे मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो टैलेंट पाकिस्तानी बैंकर्स में है, दे कैन डू द मैक्स। फोकस करें, अपनी स्ट्रेंथ देखें, क्लाइंट लिस्ट बनाएं, अपने टारगेट्स देखें, उस टारगेट को ड्रीम बिग बट वर्क इंटेलिजेंटली, हैव फोकस, और टाइम मैनेजमेंट ना करो, इंटेलिजेंट टाइम। समझ रहे हो? ये मेरे टारगेट्स अपने लिए खुद बनाओ यार। आपको तनख्वाह उसकी मिलती है जो आपका टारगेट है, जो ओवर एंड अबव आप करते हो वो आपके लिए और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैं तो आप लोगों को पहले पूरे सेशन में बता चुका हूँ। मैंने तो आप लोगों की एज ग्रुप के हिसाब से एग्जांपल दी थी कि इवन आया हुआ था नस्ट में, जिसकी $3 अरब की कंपनी है, क्योंकि आजकल मिलेनियल्स ग्रो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो उससे बड़ी सिंपल सी थ्योरी थी। मैंने उससे पूछा, यार तुम 24 साल के हो, मैं 36 साल का हूँ, तुम्हारी $3 अरब की वर्थ है, मुझे पता है कि तुम अमेरिका में हो, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग क्या करें, कितनी ग्रोथ करें। तो उसने कहा कि सर मुझे तो 2 चीज़ें समझ आई हैं कि मैंने अपने आप को उन लोगों के साथ अटैच किया जो कि हार्ड वर्क करें और स्मार्ट वर्क करें। मैंने उनसे पैसे नहीं मांगे और मैं उनसे काम लेता रहा। 2 साल में क्या हुआ कि मैं अपनी कंपनी का CEO बन गया और वो मेरे लिए काम करे। तो जो हमारा माइंड सेट है 9 to 5 ऑर्थोडॉक्स, उसके अंदर थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिख रहा है। जैसे आज नॉन सेल्स स्टाफ को बुलाया गया तो उसका मकसद ही ये था, मेरे लिमिटेड कैरियर के अंदर दुबई इस्लामिक बैंक में 6 से 7 ऑपरेशन मैनेजर हैं, एज वी स्पीक उनमें से 2 एरिया मैनेजर हैं आज, बाकी तमाम ब्रांच मैनेजर हैं। क्योंकि ऑपरेशन मैनेजर होते हुए उन्होंने अपना पोर्टफोलियो डेवलप किया, पोर्टफोलियो की वजह से उनकी वैल्यू थी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अपने जॉब के अंदर स्पेशलाइजेशन हासिल कर चुके हैं तो वैल्यू एडिशन भी करें क्रॉस फंक्शनल टीम्स में। आप मैनेजमेंट की नज़रों में खुद आ जाते हैं, और बैंक का इस वक्त सबसे ज़्यादा लीथल टूल है। जो हमारी मेल्स पॉप इन हो रही हैं, जवाब साहब उसको पढ़ते हैं, फिर आगे से ग्रेट वर्क अप्रिशिएट भी करते हैं। उनको ये नहीं पता आज बैठे हुए कि अरूज किधर है या वो CRO किधर है, लेकिन बैंका की एक ईमेल आती है, कल तमाम कंट्रीज पे जाती है, तो आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है नाम के हिसाब से भी शाइन करने में और अपनी ज़ाती इनकम को इंक्रीज भी करने में। तो उसमें कंप्रोमाइज़ करके आप अपनी फैमिली की इनकम का नुकसान करें, तो उसमें कोई शाय होने की जरूरत नहीं है, ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कोई बर्डन है। इट्स अ वैल्यू एडिशन। एनीथिंग और कोई क्वेश्चन? सर थैंक यू सो मच फॉर यार, जो काम करो ना डट के करो, फियरलेस हो, अल्लाह से सिर्फ डरा करो, बाकी डरे कभी आसमान और जमीन में देखो, हर जो आया बंदा उसमें लगता है। ये जो जिंदगी छोटी सी है इसको मजबूत तरीके से हर चीज़ में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर कमिंग। अपने लिए तालियां बजाएं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, सी यू।